हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो माइनर पेपर 6 में जितना भी टॉपिक आपको दिया गया था सिलेबस में, वो पूरा टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आया गया है। तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा बस शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, लोक प्रशासन क्या है? इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। बाकी हम आपको समझाते हैं कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं एक, कि मान लीजिए कि सरकार ने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? तो गरीबों के लिए योजना बनाते हैं सरकार, कि जैसे कि गरीबों को मुफ्त में राशन देना है। तो अब सिर्फ योजना बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी होता है। राशन की दुकान तक अनाज भेजना भी पड़ता है, सही लोगों को देना पड़ता है, कोई गड़बड़ी न हो ये देखना भी पड़ता है। तो ये सारे काम कौन करेगा? तो ये सारा काम, यही काम लोक प्रशासन करती है। लोगों तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, सही लोग को मिल रहा है या फिर नहीं, या कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं है, तो ये सब देखने का काम लोक प्रशासन का होता है। तो डेफिनेशन से हम आपको समझाते हैं कि लोक प्रशासन का मतलब होता है कि सरकार के कामों को सही तरीके से लागू करना, यही लोक प्रशासन कहलाता है। तो इसको आपको 3 हिस्से में आपको समझना है। तो पहला हिस्सा आपको हम समझाते हैं, पहला पार्ट, सरकार क्या करती है। तो सरकार योजना और नीति बनाती है, जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य या फिर सड़क या फिर रोजगार से रिलेटेड योजना सरकार बनाती है। उसके बाद सरकार क्या करती है? पॉइंट नंबर 2, लोक प्रशासन क्या करता है? इन योजनाओं को जमीन पर लागू करता है। यानी इन योजनाओं, जब ये योजना बना दिया जाता है तो उसके बाद लागू भी करवाना होता है। यानी सिर्फ पेपर पे साइन कर देने से नहीं होता है, बल्कि रियलिटी में योजना को लागू करवाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अब ये लागू करने का काम कौन करता है? तो ये करते हैं डीएम, एसडीएम, आईएएस ऑफिसर या फिर पुलिस या फिर क्लर्क। ये लोग क्या करते हैं? सरकार के कामों को करते हैं। यानी सभी सरकारी कर्मचारी मिलकर के क्या करते हैं? योजना को लागू करते हैं। आई होप आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, यानी योजना बनाना। और लोक प्रशासन का क्या काम है? लोक प्रशासन का काम है पॉलिसी को लागू करना। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं कि सरकार ने कहा हर गांव में सड़क बनेगी, लेकिन सड़क खुद से नहीं बन जाएगी। इसके लिए इंजीनियर आएंगे, मजदूर आएगा, पैसा खर्च होगा, काम की निगरानी भी रखी जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस करने का काम किसका है? तो ये है लोक प्रशासन का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रकृति का यहाँ पे क्या मतलब है। तो प्रकृति का मतलब होता है कि किसी चीज़ की खासियत या उसका असली स्वभाव, उसी को हम प्रकृति बोलते हैं। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन कैसा होता है, उसकी विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है, बहुआयामी और गतिशील। इसका कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन कभी एक जैसा नहीं रहता है, ये समय के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि पहले प्रशासन सिर्फ कानूनी व्यवस्था तक ही सीमित था, लेकिन अब डिजिटल सेवा, ऑनलाइन राशन का उपलब्धि या ई गवर्नेंस, मतलब प्रशासन समय के साथ बदल रहा है। तो आज का प्रशासन कैसा है? तो वो डिजिटल सेवा हो गया है आज का प्रशासन, ऑनलाइन राशन, ये सब ई गवर्नेंस टाइप का हो चुका है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सामाजिक प्रक्रिया, यानी यह समाज से जुड़ा हुआ रहता है, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि आज समाज में गरीबी है तो सरकार योजना बनाती है और प्रशासन उसे लागू कराता है। इसीलिए यह समाज के लिए और समाज के अनुसार काम करता है। तीसरा पॉइंट, व्यवहारिक। इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ किताबों की चीज़ नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए,
सड़क बनाना हो, स्कूल खोलना हो या फिर अस्पताल चलाना हो, तो ये सब जो रियल काम है, ये सब रियल काम भी ये करता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, विज्ञान प्लस में कला दोनों। ये लिखा गया विज्ञान और प्लस में कला। इसका कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए। साइंस यहाँ पे बोला गया है, साइंस का क्या मतलब है, साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें रूल, लॉ, प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट रूल हो गया या फिर प्रशासनिक नियम होगा, तो ये सब इसमें होता है। आर्ट यहाँ पे क्यों बोला गया है, आर्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। अधिकारी को समझदारी से काम लेना चाहिए, अधिकारी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि एक ही नियम को हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये साइंस और प्लस आर्ट दोनों होता है। पांचवा पॉइंट आपको याद कर लेना है, लोकतांत्रिक। इसका कहने का मतलब है कि यह जनता के लिए काम करता है, जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए तो जनता सवाल पूछती है, जनता क्या करती है, सवाल पूछ सकती है, आरटीआई या फिर शिकायत या फिर चुनाव इससे रिलेटेड पूछ सकती है, तो इसीलिए यह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। छठा पॉइंट आपको याद रखना है, निरंतर विकसित होने वाला, मतलब प्रशासन हमेशा इवॉल्व होता रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि पहले ऑफलाइन काम करता था लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, तो प्रशासन अब ऑनलाइन से तरीके से भी काम करते हैं, तो मतलब यह कभी स्थिर नहीं रहता है। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति ऐसी है जो बदलती रहती है और समाज से जुड़ी हुई भी है, प्रैक्टिकल भी होती है और इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों होते हैं, लोकतांत्रिक और विकसित भी होता है। तो ये आपको पाँचों 6 पॉइंट याद कर लेना है। अगला सवाल पूछा गया, इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट और साइंस एक्सप्लेन। तो हम इसी की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे ना आर्ट और साइंस के बारे में, तो इसी के बारे में हम आपको बोल रहे थे। तो अब हम यहाँ पर भी समझते हैं कि क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, स्पष्ट करना है आपको। तो ध्यान से सुनना है कि लोक प्रशासन कला है या फिर विज्ञान। तो अब सुनिए, जब हम यह सवाल पूछते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान और कला का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान का मतलब होता है कि ऐसे नियम या सिद्धांत जो हर जगह लगभग एक जैसा लागू होते हैं, जैसे कोई निश्चित तरीका या फिर कोई मेथड। अगर हम बात करें कला की, तो जबकि कला का मतलब होता है कि किसी काम को स्किल, अनुभव और समझदारी से करना, जहां हर परिस्थिति में तरीका थोड़ा बदल सकता है। तो अब हम बात करते हैं, अब अगर हम लोक प्रशासन को देखें तो इसमें हमें विज्ञान और कला दोनों के गुण दिखाई देते हैं। तो यह विज्ञान इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कई निश्चित नियम, सिद्धांत और प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि प्रबंधन के सिद्धांत या फिर संगठन की संरचना हो या फिर कार्यों का विभाजन हो या फिर अनुशासन, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इन सब को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया और सिखाया जा सकता है। जैसे किसी भी विज्ञान में नियम होते हैं, वैसे ही लोक प्रशासन में भी कुछ तय नियम होता है जिनके आधार पर ही काम किया जाता है, लेकिन केवल यही बात पूरी नहीं है। तो लोक प्रशासन को केवल विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि असली चुनौती तब आती है जब इन नियमों को वास्तविक जीवन में लागू करना होता है। तो हर जगह की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, कहीं गरीबी ज़्यादा है तो कहीं शिक्षा की कमी है तो कहीं लोगों की सोच अलग है। तो ऐसे में अधिकारी को सिर्फ किताब के नियम नहीं, बल्कि अपनी समझ, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का भी उपयोग करना पड़ता है। तो यहीं पर लोक प्रशासन कला बन जाता है। तो इसीलिए कला और साइंस दोनों का यहाँ पे बात किया गया है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो एक अधिकारी को यह देखना होता है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, उसी के अनुसार निर्णय लेना होता है। तो एक ही नियम को हर जगह बिल्कुल एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समझदारी, व्यवहार कुशलता और परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता अधिकारी में होनी चाहिए, और यही कला की विशेषता है। तो ये था आपका कला का एग्जाम्पल। तो इसीलिए लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन
न तो केवल विज्ञान है और न ही केवल कला है, बल्कि यह दोनों का सुंदर मिश्रण है। इसमें एक तरफ वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत है तो दूसरी तरफ इसमें क्या है कि लागू करने की कला भी होनी चाहिए। तो यही संतुलन लोक प्रशासन को प्रभावी और सफल बनाता है। अगला टॉपिक आपका ये है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब कि जब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब यह समझना होता है कि लोक प्रशासन किन किन कार्यों और क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो आसान भाषा में कहे तो लोक प्रशासन सिर्फ एक या दो कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार के लगभग सभी कार्यों को अपने अंदर शामिल भी करता है। तो लोक प्रशासन का मुख्य काम सरकार की नीति को लागू करना ही होता है, लेकिन इसका कुछ दायरा भी होता है। तो इसका दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें नीति बनाने से लेकर के उसे जमीन पर लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल होता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा सरकार के वित्तीय कार्य हो, जैसे बजट बनाना, खर्च का हिसाब रखना या संसाधनों का सही उपयोग करना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। तो इसी तरह मानव संसाधन प्रबंधन यानी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, परीक्षण और उनके काम का प्रबंधन भी इसी का हिस्सा होता है। तो अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो लोक प्रशासन का क्षेत्र और भी बढ़ गया है। तो आज यह केवल प्रशासनिक कामों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा है। तो सरकार जो भी विकास योजनाएं बनाती है उन्हें लागू करने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने का काम लोक प्रशासन ही करता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा लोक प्रशासन 3 स्तर पर काम करता है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। यानी इन सभी स्तरों पर अलग अलग जिम्मेदारियां भी होती है, लेकिन उद्देश्य इसका एक ही होता है कि जनता का कल्याण करना है और जनता का विकास करना है। तो इनका उद्देश्य एक ही होता है। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और विस्तृत है। यह हर उस गतिविधि से जुड़ा हुआ है जिसमें सरकार जनता के हित में कोई न कोई कार्य करती है। तो इसीलिए लोक प्रशासन को सरकार और समाज के बीच एक मजबूत सेतु माना जाता है, यानी इसको ब्रिज की तरह माना जाता है जो विकास और व्यवस्था को आगे बढ़ाए। अगला सवाल पूछा गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के महत्व पर चर्चा करना है आपको। तो ध्यान से सुनिए इसका क्या महत्व है। लोक प्रशासन का महत्व समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि सरकार जो भी काम करती है वह जनता तक कैसे पहुंचता है। असल में सरकार केवल नीति या फिर योजनाएं बनाती है, लेकिन उन नीतियों को जमीन पर लागू करने का काम लोक प्रशासन करता है। इसीलिए लोक प्रशासन को सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण और मजबूत ब्रिज माना जाता है। अगर लोक प्रशासन न हो तो क्या होगा? अगर लोक प्रशासन न हो तो सरकार के सभी निर्णय सिर्फ कागज में ही रह जाएंगे और उनका कोई वास्तविक असर लोगों के जीवन पर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर सरकार ने गरीबों के लिए राशन योजना बनाई है तो उसे सही लोगों तक पहुंचाना, वितरण करना और उसकी निगरानी करना, ये सभी काम लोक प्रशासन ही करता है। तो इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर सड़क निर्माण हो और रोजगार जैसी सभी सुविधाओं को लागू करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो लोक प्रशासन का होता है। तो लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण कार्य देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी होता है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी मिलकर के क्या करते हैं? समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और समाज में स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा लोक प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करती है और यह जनता की ज़रूरतों को समझ करके उनके अनुसार ही काम करती है और सरकार को सही जानकारी भी देती है, जिससे सही निर्णय लिया जा सकता है।
तो यह जनता की शिकायतों को भी सुनता है और उनका समाधान करने की कोशिश भी करता है, जिससे लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि लोक प्रशासन किसी भी देश के विकास और सुचारू संचालन की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना न तो योजना सफल हो सकती है और न ही समाज में व्यवस्था और विकास संभव हो पाएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब अगला सवाल पूछा गया है, आधुनिक समय में लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसे बढ़ा है। तो ये आपको पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आपको इतना लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब अगला सवाल पूछा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा गया, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये आपको सबसे पहले जाना है। निजी प्रशासन का मतलब क्या होता है। निजी प्रशासन का मतलब उस प्रशासन से होता है जो सरकारी संस्थाओं के बजाय निजी कंपनियों या व्यापारिक संगठनों या व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट कमाना होता है। यानी यहाँ हर कार्य का लक्ष्य ये होता है कि संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। मतलब ये अपनी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, न कि जनता की भलाई के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि निजी संगठन और कंपनियां काम करती है, न कि सरकारी संगठन। तो यहाँ पे निजी लोग ही काम करते हैं, यानी प्राइवेट लोग काम करते हैं। तो निजी प्रशासन में संगठन अपने कर्मचारी, उत्पादन, बिक्री और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य स्वयं नियंत्रित करता है। तो इसमें काम को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि काम समय और कम खर्च में अधिक परिणाम प्राप्त हो सके, कम समय भी लगे और अधिक प्रॉफिट भी हो। उदाहरण के लिए हम आपको देते हैं कि कोई कंपनी जैसे कि टाटा हो, रिलायंस हो या कोई प्राइवेट बैंक हो, अपने सभी काम निजी प्रशासन के माध्यम से ही चलाते हैं। तो इसकी कुछ खास बात भी होती है। तो इस प्रशासन की एक खास बात ये होती है कि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि इसमें सरकारी प्रक्रिया जैसे अधिक औपचारिकता या फिर कोई जटिल नियम नहीं होता है। इसीलिए प्रबंधन जल्दी निर्णय लेकर के उसे लागू कर देता है और साथ ही इसमें अधिक लचीलापन होता है, यानी परिस्थितियों के अनुसार आसानी से बदलाव किया जा सकता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा निजी प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण सीमित होता है, इसीलिए यह अपने बनाए हुए नियमों और नीतियों के अनुसार काम करता है। तो इसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि संगठन कैसे अधिक सफल हो और प्रतिस्पर्धा में आगे रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। और इसी के ठीक उल्टा आपसे पूछा जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर निजी पूछा गया है तो आपसे लोक प्रशासन पब्लिक का भी पूछा जाएगा। तो जो हम आपको अभी समझाए प्राइवेट के बारे में, इसी का ठीक उल्टा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान से सुनना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही किसी संगठन को चलाने की व्यवस्था है, लेकिन इन दोनों का जो उद्देश्य है, कार्य करने का तरीका है और जिम्मेदारी, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो लोक प्रशासन सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना है और समाज का विकास करना है। अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन निजी कंपनियों या संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी प्रॉफिट कमाना। तो लोक प्रशासन में क्या होता है कि लोक प्रशासन में काम जनता के हित को ध्यान में रख करके किया जाता है, तो इसीलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो इसका मतलब है कि सरकार और उसके अधिकारी जनता के सवालों और ज़रूरतों के लिए जवाबदेह होते हैं। अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन में जिम्मेदारी मालिकों या शेयर धारकों के प्रति होती है, यानी कंपनी को इस बात की चिंता होती है कि उसे कितना लाभ हो रहा है और उसका व्यवसाय कितना सफल हो रहा है। तो दोनों में काम करने का तरीका का भी अंतर होता है। लोक प्रशासन के नियम, कानून और प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा कठोर और औपचारिक होता है, क्योंकि इसमें सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो इसीलिए इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन निजी प्रशासन में अधिक लचीलापन होता है, जिससे निर्णय जल्दी लिया जा सकता है और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी
आसानी से किया जा सकता है। तो इसके अलावा लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जनता के पैसों से चलता है। तो इसीलिए हर काम का हिसाब रखना भी जरूरी होता है। और जबकि अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन में गोपनीयता अधिक होती है, क्योंकि कंपनी अपने व्यापारिक फैसले के प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए निजी रखती है सारी जानकारी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि कैन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बी कंपेयर्ड? इसका जवाब है हाँ। ध्यान से सुनना कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की तुलना की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी संगठन को चलाने और उसके उद्देश्य को पूरा करने का काम करती है। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो इसी कारण इन दोनों की तुलना करना न केवल संभव है बल्कि समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले समानता की बात करें तो दोनों का मुख्य उद्देश्य अपने संगठन को प्रभावी तरीके से चलाना ही होता है, चाहे वह सरकारी विभाग हो या फिर निजी कंपनी हो। दोनों में प्रबंधन, योजना बनाना, संगठन करना और नियंत्रण रखना जैसे कार्य किया जाता है। तो दोनों में ही कर्मचारी की ज़रूरत होती है, साधनों का सही उपयोग करना जरूरी होता है। तो इस तरह से देखें तो कार्य करने के आधार पर दोनों में काफ़ी समानताएं देखी जाती है। लेकिन जब हम इनके उद्देश्य की बात करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है इसमें, क्योंकि लोक प्रशासन क्या करता है कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है और समाज का विकास करना होता है, लेकिन निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना है। तो इसी वजह से दोनों की कार्यशैली भी अलग अलग होती है। तो आज के आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो आज के आधुनिक समय में ये देखा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। लोक प्रशासन अब निजी क्षेत्र की तरह कार्यकुशलता, तकनीक और तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपना रहा है ताकि सेवाएं बेहतर हो सकें। अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन भी अब सामाजिक जिम्मेदारियां और जनहित को महत्व देने लग गया है ताकि समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की तुलना करना बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसमें हमें दोनों की विशेषताओं, अंतर और सुधार के क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है। तो यही तुलना प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी उपयोगी साबित हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन को परिभाषित करना है आपको। तो विभिन्न विचारकों ने लोक प्रशासन को अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से समझने की कोशिश की है, लेकिन सभी की बात का मूल भाव लगभग एक ही है। मतलब सबका कहने का मतलब एक ही है। सब अलग अलग दृष्टिकोण से तो देखते हैं, लेकिन भाव सबका एक ही है। तो आसान भाषा में समझे तो सभी विद्वान यह बताते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों को सही तरीके से लागू करने से है। तो ये बात कहना था सभी विद्वानों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुडरो विल्सन की। तो वुडरो विल्सन क्या कहते हैं? लोक प्रशासन सरकार के कार्यों का व्यवस्थित और विस्तृत संचालन है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे सही तरीके से लागू करना प्रशासन का काम है। अब हम बात करेंगे एल.डी. वाइटर की बात करें तो इनका कहना था कि लोक प्रशासन को उन सभी कार्यों का समूह बताया है जिनका उद्देश्य सरकारी नीति को लागू करना होता है। यानी नीति बनाना नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतार करके लोक प्रशासन का मुख्य काम है। उसको जमीन पर उतारना ही लोक प्रशासन का मुख्य काम होता है। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे मार्शल डी मार्क का। तो मार्शल डी मार्क का क्या कहना था? इनका कहना था कि लोक प्रशासन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार अपने कार्य को प्रभावी बनाती है और सफल तरीके से पूरा करती है। यानी प्रशासन का ध्यान केवल काम करने पर नहीं, बल्कि उसे सही और प्रभावी तरीके से करने पर भी होता है। तो इन सभी विद्वानों की परिभाषा को देखने के बाद यह बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि चाहे शब्द अलग हो या तरीका अलग हो, लेकिन सभी का मूल विचार एक ही है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीति को लागू करना और जनता की सेवा करना ही है।
तो यही बात कहना था सभी विद्वानों का। आई होप आपको भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो महत्व हम आपको समझा चुके हैं, आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही पूछा गया है, तो ये भी आप रीड कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं, तो अब आप इसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में क्या समानताएं हैं ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। बाकी हम आपको ये पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का साधन क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से सुनना है। लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का साधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज में सुधार और विकास लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी भी समाज में बदलाव केवल विचारों या नीति से नहीं आती है, बल्कि जब उन नीतियों को सही तरीके से लागू किया जाता है तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देगा आपको। तो ये काम लोक प्रशासन ही करता है। ज़मीन पे लागू करने का काम लोक प्रशासन का ही होता है। तो सरकार जब भी नई नीति या योजनाएं बनाती है, जैसे शिक्षा का विस्तार करना है, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है, या फिर गरीबी को कम करना है, या महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो इन सभी योजनाओं को ज़मीन पर लागू करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन की होती है। तो यही वो माध्यम है जो सरकार के विचारों को समाज की वास्तविकता में बदल देता है। मतलब सरकार क्या करती है, विचार लाती है मन में, लेकिन वास्तव में इसको बदलने के लिए कौन मदद करता है? तो लोक प्रशासन करता है। क्योंकि सरकार अगर योजना बनाएगी महिलाओं सशक्तिकरण से या हेल्थ पे चाहे शिक्षा पे, उसको लागू करने का काम लोक प्रशासन का होता है। तो लोक प्रशासन सिर्फ योजना को ही लागू नहीं करता है, बल्कि समाज में नए विचार हो या आधुनिक सोच को भी बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब शिक्षा का प्रसार होता है तो लोगों की सोच बदलती है। जब महिलाओं को अधिकार दिया जाता है तो समाज में समानता बढ़ती है, और जब गरीबी कम होती है तो जीवन स्तर में सुधार आता है। तो ये सभी परिवर्तन लोक प्रशासन के कार्यों के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि लोक प्रशासन नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपना करके समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि डिजिटल सेवा हो या ऑनलाइन सरकारी योजना हो या ई गवर्नेंस ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। अगला सवाल पूछा गया है, प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुना है। प्रशासन और प्रबंधन दोनों ही किसी संगठन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर भी होता है। तो अगर आसान भाषा में समझिए तो प्रशासन का काम मुख्य रूप से नीति और लक्ष्य तय करना ही होता है, जबकि प्रबंधन का काम होता है कि उन नीतियों को सही तरीके से लागू करना है। तो प्रशासन को हम टॉप लेवल की प्रक्रिया मान सकते हैं, जहां बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि क्या करना है, क्यों करना है, किस दिशा में काम करना है, तो ये सब इसमें सोचा जाता है। तो इसमें संगठन की नीति और दिशा तय की जाती है। अगर हम बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन निम्न और मध्य स्तर पर काम करता है। तो जहां यह तय किया जाता है कि प्रशासन द्वारा बनाए गए निर्णय को कैसे लागू किया जाए। मतलब ये जो प्रशासन है ये क्या करता है, इसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, क्या करना है नहीं करना है ये सब सोचता है, और ये टॉप लेवल पे होता है। लेकिन प्रबंधन की अगर बात करें तो ये इसके नीचे होता है। ये यहाँ पर योजना बनता है तो ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि अब इसको कैसे लागू करना है, क्या करना है, ये काम सोचने का प्रबंधन का होता है। और प्रशासन का काम होता है सब कुछ सोचना, बनाना, नियम लागू करना, नियम बनाना। प्रशासन का संबंध अधिकतर सरकार और बड़े संस्थाओं से ही होता है, जहां नीतियां बनाकर के समाज या संगठन को दिशा दी जाती है। लेकिन अगर बात करें हम प्रबंधन की, तो प्रबंधन का उपयोग अधिकतर निजी संगठनों और कार्यस्थल पर होता है, जहां दैनिक कार्य को कुशलता से पूरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रशासन यह तय करता है कि क्या करना है, जबकि प्रबंधन यह तय करता है कि कैसे करना है। यानी प्रशासन दिशा देता है और प्रबंधन उस दिशा में काम करके लक्ष्य को पूरा करती है। तो यही अंतर था इन दोनों में, आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इसको रीड कर लेना है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक से पूछा गया, नौ लोक प्रशासन से पूछा गया, मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया। तो ध्यान से सुनना है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है।
तो नौ लोक प्रशासन एक आधुनिक विचारधारा है जो 1960 के दशक के बाद विकसित हुई थी। तो उस समय यह महसूस किया गया था कि पारंपरिक लोक प्रशासन केवल नियमों, प्रक्रियाओं या कार्यकुशलता पर बहुत अधिक ध्यान देता है, लेकिन समाज में वास्तविक समस्याओं जैसे कि गरीबी, असमानता और सामाजिक न्याय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। तो इसी कामों को दूर करने के लिए नौ लोक प्रशासन का विचार सामने आया था। तो इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रशासन को केवल एक तकनीकी या मशीन की तरह कार्य करने वाली व्यवस्था नहीं मानना है, बल्कि इसे समाज की भलाई और न्याय का साधन बनाना है। तो इसमें विशेष रूप से समानता, सामाजिक न्याय और जन कल्याण पर जोर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो नौ लोक प्रशासन ये मानता था कि प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले और खास करके कमजोर और पिछड़ा वर्ग की समस्या पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो क्या हुआ कि इस दृष्टिकोण में प्रशासन को अधिक मानवीय और संवेदनशील और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया जाता था, ताकि यह जनता की जरूरत और भावनाओं को समझ सके। तो इसमें यह माना जाता था कि प्रशासन केवल नियमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का एक सक्रिय साधन बनाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और कहाँ से ये विचार निकल करके आया है। तो अब हम जानेंगे इसके फीचर के बारे में, यानी नौ लोक प्रशासन की विशेषताओं पर चर्चा करना है आपको। तो नौ लोक प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रशासन को केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसे समाज की वास्तविक जरूरत और समस्याओं से भी जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सुनिश्चित करता है कि समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिले, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। इसी कारण इसमें सामाजिक समानताओं पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये इसका महत्व था, आपको याद रखना है। तो इस दृष्टिकोण में प्रशासन को अधिक जन केंद्रित बनाया जाता है, यानी प्रशासन का पूरा ध्यान जनता की समस्याओं और उसके समाधान पर ही होता है। तो ये मानता है कि प्रशासन का असली उद्देश्य केवल काम करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को सुधार लाना है। तो नौ लोक प्रशासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है? वो है लचीलापन। तो इसका मतलब है कि प्रशासन को परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय और कार्यशैली में बदलाव करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि हर स्थिति में बेहतर समाधान दिया जा सके। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बहुत महत्व भी दिया जाता है, ताकि प्रशासन के कार्य साफ सुथरे और जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहे। और इसके साथ साथ और क्या किया जाता है कि इसमें जनता की भागीदारी को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे लोग प्रशासन की प्रक्रिया में शामिल हो सके और अपने विचार रख सके, जनता अपने विचार रख सके, इसलिए इसमें ये अधिकार दिया जाता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया। अगला सवाल पूछा गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना है कि नौ लोक प्रबंधन एक आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि सरकार को भी निजी कंपनियों की तरह अधिक कुशल, तेज और परिणाम उन्मुख तरीके से काम करना चाहिए। तो इतना कुशल होना चाहिए जैसे कि प्राइवेट लोग करते हैं जितना अच्छे तरीके से काम वैसे ही पब्लिक भी करना चाहिए। तो इसका विकास इसीलिए हुआ क्योंकि पारंपरिक लोक प्रशासन में कई बार काम की गति धीमी होती है और प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए नौ लोक प्रबंधन का विचार लाया गया था। तो इस दृष्टिकोण में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सरकारी प्रशासन में अपनाने पर जोर दिया जाता था, ताकि सरकारी सेवा अधिक प्रभावी हो, उपयोगी हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कम संसाधनों में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त किया जाए। तो नौ लोक प्रबंधन में एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता और गुणवत्ता और परिणाम, एफिशिएंसी, क्वालिटी और रिजल्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें ये देखा जाता था कि सरकारी सेवा कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह
जनता तक पहुंच रही है और साथ ही इसमें लागत कम करने पर भी ध्यान दिया जाता था ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके। तो इस दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें कंपटीशन को बढ़ावा देना भी है, जिससे विभिन्न सेवाएं बेहतर बनने की कोशिश करती है। तो इसके अलावा इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन होता था, यानी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन किया जाता था, यानी ये देखा जाता था कि कर्मचारी और विभाग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय में 9 लोक प्रबंधन में नागरिकों को ग्राहक यानी कस्टमर के रूप में देखा जाता है और उनकी संतुष्टि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि नागरिक संतुष्ट है तो माना जाता है कि प्रशासन सफल है। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 9 लोक प्रबंधन एक ऐसी आधुनिक दृष्टिकोण है जो सरकारी प्रशासन को अधिक कुशल, तेज और परिणाम उन्मुख और जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने पर जोर। अगला सवाल पूछा गया फीचर से, तो ये तो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है। अब अगला टॉपिक है आपका वैश्वीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव। तो ये हम आपको समझाते हैं। वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन के स्वरूप और कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तो पहले लोक प्रशासन मुख्य रूप से अपने देश की सीमाओं के भीतर ही कार्य करता था, लेकिन वैश्वीकरण के बाद ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभावों से भी जुड़ गया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी देश का प्रशासन दूसरे देशों की नीति, तकनीक और वैश्विक मानकों से प्रभावित होती है। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव तकनीक क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो बात करें हम डिजिटल तकनीक की, इंटरनेट की और ई-गवर्नेंस के विकास के कारण लोक प्रशासन पहले से अधिक तेज, सरल और पारदर्शी हो गया है। तो अब सरकारी सेवा ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को सुविधा जल्दी और आसानी से मिल रही है। तो इसके अलावा क्या हुआ कि वैश्वीकरण ने प्रशासन की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को भी बढ़ा दिया है। तो अब हर देश अपने प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की कोशिश करता है ताकि वह वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इससे प्रशासनिक सुधार और नवाचार को बढ़ावा मिला है। तो वैश्वीकरण के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक नीतियों का प्रभाव भी लोक प्रशासन पर बढ़ गया है। तो अब सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों या समझौतों को ध्यान में रख कर के ही नीति बनाना पड़ता है, जिससे प्रशासन का दायरा और भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि सांस्कृतिक परिवर्तन का दबाव हो जाता है और आर्थिक असमानता और स्थानीय समस्याओं पर भी कभी कभी कम ध्यान दिया जाता है। फिर भी कुल मिलाकर हम बोले तो कुल मिलाकर के वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन को अधिक आधुनिक, तकनीकी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल भी पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन से ही पूछा गया है, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। अगला सवाल है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान से सुनना है कि प्रशासन का क्लासिकल या पारंपरिक सिद्धांत एक ऐसा दृष्टिकोण है जो प्रशासन को एक व्यवस्थित, औपचारिक और संरचित प्रणाली के रूप में देखता है। तो ये जो सिद्धांत है ये 19वीं से 20वीं सदी के बीच शुरू हुआ था, जब प्रशासनिक कार्य को अधिक अनुशासित और प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो उसी समय ये विकास हुआ, इसका विकास भी उसी टाइम में हुआ था। तो इस सिद्धांत में संगठन को एक मशीन की तरह माना जाता है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय होती है। तो सभी लोग अपने अपने कार्य को निश्चित नियम के अनुसार ही करते हैं, मतलब फिक्स किया रहता है नियम, उसी के अनुसार वो अपना काम करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि यदि सभी लोग अपने कार्य सही तरीके से करें और नियम का पालन करें तो संगठन बहुत कुशलता से काम करेगा। तो क्लासिकल सिद्धांत में कार्यकुशलता, अनुशासन, नियम और पदानुक्रम पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी एफिशिएंसी पे, डिसिप्लिन पे, रूल पे और हायरार्की पे जोर दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक संगठित और नियंत्रित बनाना होता है।
ताकि हर कार्य सही समय पर और सही तरीके से पूरा हो सके। तो इस सिद्धांत को विकसित करने में हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर जैसे महान विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आई होप आपको भी समझ में। अगला सवाल पूछा गया है, इसका फीचर पूछा गया है, तो ये तो आप रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ध्यान से सुनना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत एक ऐसा आधुनिक प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसे F.W. टेलर ने विकसित किया था। तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य किसी भी कार्य को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करके उसकी कार्य कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना होता है। तो आगे अगर हम बोले तो आसान भाषा में कहे तो ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि काम को बिना अनुमान या परंपरा के बजाय सही अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि यदि किसी कार्य को सही योजना या वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसे कम समय, कम लागत और कम प्रयास में अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए टेलर ने क्या कहा, तो ये क्या कहते हैं, टेलर ने कहा कि समय और गति अध्ययन ही अवधारणाएं दी जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका कौन सा है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहयोग पर भी विशेष जोर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और संगठन को अधिक लाभ मिले। तो इसमें कार्य का सही विभाजन, उचित प्रशिक्षण और वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कार्य को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके उत्पादन और कार्य कुशलता को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें कम संसाधनों में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम का टाइम भी हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। बाकी का क्वेश्चन आपको चाहिए तो इंस्टा कर लेना है, नहीं तो आपको क्या करना है कि पार्ट 2 हम बाद में पढ़ा देंगे। तो ये था आपका पार्ट 1, क्योंकि पढ़ाना तो पूरा था लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है। तो इतना ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो ये पार्ट 1 था। अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। कुछ क्वेश्चन और बच गया है कुछ टॉपिक से जो कि करवाना है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, जितना भी पढ़ाए हैं उतना ही में अच्छे तरीके से लिख करके आना है। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 में बचा हुआ सारा पढ़ाएंगे।